वॉलेटिलिटी है वो एसेट मार्केट्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, चाहे वो बॉन्ड यील्ड्स हों, चाहे वो क्रूड प्राइसेस हों या स्टॉक मार्केट्स हों। लेकिन एक ज़मीनी स्तर पर भी कंज्यूमर एंगल से, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा यूज़र है क्रूड का, ये एक चिंता का विषय है और ये मैटर कैसा डेवलप होता हुआ नज़र आता है। और भी इन्वायरमेंट में, ऑयल एंड गैस इन्वायरमेंट में काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। इन सब बातों पे हमसे आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीपीसीएल, जो कंट्री की वन ऑफ द लीडिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनके नए चेयरमैन मिस्टर ए.के. सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिंह साहब, गुड मॉर्निंग। 18 ऑफ स्वदेश पे आपका स्वागत है। इतना कुछ हो रहा है बीपीसीएल में, ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में, न्यू एनर्जी के क्षेत्र में। चलिए, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि एक जो चिंता का मैटर आ गया है, एक तरफ लोग कहते हैं कि ओवरऑल ऑयल प्रोडक्शन में रशिया का मार्केट शेयर कुछ 10% ही ऑयल वो प्रोड्यूस करते हैं, बाकी सऊदी, वेनेजुएला करते हैं। तो ये उनकी वजह से अगर स्पाइक आया है तो शायद वो लॉन्ग लास्टिंग ना रहे और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से एडजस्ट हो सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म वॉचर्स बोलते हैं कि कुछ भी कहिए, $100 पे तो आ गया है, अभी तो हमें ज़्यादा पे करना ही पड़ रहा है। कितनी बड़ी चिंता का विषय है, अगर आप ये एक्सप्लेन कर सकें इंडियंस के लिए। गुड मॉर्निंग टू योर व्यूअर्स। आपके व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। जहाँ तक आप सब समझते हैं कि ये टेम्पररी फेज है हमारी समझ से। वोलेटिलिटी, इतना हाई वोलेटिलिटी जो है वो एक पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल रीजन की वजह से है और हमारी समझ में ये सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म नहीं होने वाला है, बिकॉज 3-4 उसके मेन कारण हैं। यूरोप का रफली 12 से 14 मिलियन बैरल, 15 मिलियन बैरल जो उनका अपना जो एक पर्टिकुलर डिमांड है, वो करीब 10 मिलियन बैरल वहाँ वो रशिया से आता है। तो एक दूसरे पे डिपेंडेंस बहुत हाई है और मेरे ख्याल से आज न कल ये मामला जरूर सुलझेगा। और ये तो शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म में एक ये चिंता का विषय है। लेकिन एक ये भी विषय है कि आपने देखा होगा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पिछले 2 सालों से जब भी ये वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है तो हम थोड़े दिन के लिए इंतजार कर लेते हैं अपने प्राइस करेक्शन करने के लिए, बोथ वेज, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ। अगर याद होगा, आप ही सभी टीवी चैनल वाले पूछते थे कि भाई ये प्राइस, क्रूड का प्राइस तो घट गया बट आपने नहीं घटाया। अभी आप पूछ रहे हैं कि क्रूड का प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस तो बढ़ता जा रहा है बट आपने नहीं बढ़ाया। तो ये एक स्टेबिलिटी का दौर है हमारी समझ से 10-15 दिन और हम लोग देख के, तो उसके बाद भी अगर ये मामला सबसिस्ट करता है इस लेवल पे तो एक कॉल लेना होगा। लेकिन अभी के तारीख में हाई वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट में थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा। लेकिन जहां तक आपके उस सवाल का जवाब है कि ये क्रूड प्राइस 100 रहेगा, 90 रहेगा, 92 रहेगा, 85 रहेगा, तो आज की तारीख में हम बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि इसमें जो एक अच्छा खासा पार्ट है वो ये जियोपॉलिटिकल रीजन की वजह से है। दूसरा वजह जो धीरे धीरे मेरे ख्याल से उसका सोल्यूशन आएगा, करीब 1 मिलियन बैरल डे एडिशनल यूएस क्रूड जो पहले ही प्रोडक्शन में था और 2 साल पहले वो गायब हुआ, वो प्रोडक्शन वापस आएगा। करीब दुनिया के पास मेरी समझ से ईरान भी, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज और मंथ्स, वीक्स, कि ईरान के पास भी जो, और फॉर्चुनेटली ईरान के पास स्टोर्ड ऑयल बहुत है, तो इमीडिएट रिस्पांस ईरान का बहुत बढ़िया हो सकता है। तो अगर ये ज़्यादा बढ़ता है तो मेरे ख्याल से सप्लाई ऑल्सो विल कम। और दूसरा, अगर यूरोप में ज़्यादा ये होता है तो विंटर ऑल्सो थोड़ा वेन होगा, तो उससे भी एनर्जी डिमांड थोड़ा घटेगा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। तो ये कोई ऐसा माहौल नहीं है कि जिंदगी भर रहने वाला है। ये थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा मेरे ख्याल से ये अगर जियोपॉलिटिकल रीजन सॉर्ट आउट हो जाता है और थोड़ा 1-आध हफ्ते, 10 दिन, 20 दिन के बाद एनर्जी डिमांड थोड़ा कम हो जाए, विंटर का ऑनस्लॉट थोड़ा कम हो जाए, तो प्राइस जो है वो एक ऐसे रेंज में आ जाएगा जो हम सब अफोर्ड कर सकते हैं। फिर भी ये चिंता का विषय हमारे जैसे कंट्री के लिए जरूर है, क्योंकि हाई ऑयल प्राइसेस, बिकॉज 85% हम इंपोर्ट करते हैं और करीब 50% गैस इंपोर्ट करते हैं। तो ये दोनों चीजें जो हैं, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल साथ साथ जैसे चलने की बात है, उस तरह की बात है। आप देखना है, या सॉरी
जी बिल्कुल। अरुण जी, गुड मॉर्निंग। क्रूड की वॉलेटिलिटी ऑफ कोर्स जिस तरह से आप कह रहे हैं ये स्थायी नहीं है और थोड़ा सा इंतज़ार करने पर सिचुएशंस बेहतर होती हुई दिखेगी, लेकिन एक एडवांसमेंट जो पिछले दिनों हुआ उस पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी पर आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जहाँ पर अन्य कंपनियाँ जो हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम में उतरने की कोशिश कर रही हैं, आपके पास ऑलरेडी प्लान्स इंटैक्ट हैं। कंपनी ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ एल्कलीन इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी के लिए कोलैबोरेशन भी कर लिया है। एग्जीक्यूशन इज अ मस्ट। तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी पर आपका आउटलुक क्या है और क्या कुछ चैलेंजेस आपको नजर आ रहे हो, किस तरह से इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश होगी? नहीं, तो इसमें 2-3 पार्ट हैं। एक पार्ट तो ये है कि मैंडेट क्या आता है गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज रिफाइनिंग एज यू नो हमारा कंट्री में करीब 7 मिलियन टन पर ईयर हाइड्रोजन हम कंज्यूम करते हैं और करीब 1.25 मिलियन टन उसमें जो है वो रिफाइनरीज कंज्यूम करती है, लेकिन वो हाइड्रोजन हम से मीथेन स्टीम रिफॉर्मिंग से बनाते हैं उस रूट से। तो आपको मालूम है कि हमारा अपना नीड हाइड्रोजन का रिफाइनरीज का अच्छा खासा क्वांटिटी है। अब इश्यू ये होता है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन अगर देना है तो पावर ग्रीन होना है और उसका ट्रांसमिशन होना है। तो आज की तारीख में जो सोलर पावर प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, मैन्युफैक्चरिंग पावर प्रोडक्शन इज नॉट एन इशू आज की तारीख में वो जो ट्रांसमिशन रिलेटेड कॉस्ट हैं और लैंडेड कॉस्ट है उस पे है वो आज की तारीख में। और उसमें एक अच्छा डायरेक्शन, बहुत अच्छा आपने नोटिस किया होगा कि आज से कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसमें ये बोला कि इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस हैं वो निकाल दिए गए हैं, उस पर वेवर दे दिया गया। तो और उससे करीब 8-10-12% जो है वो पावर कॉस्ट जो है ट्रांसमिशन का ओवरऑल जो कॉस्ट है हमारा पावर का करीब 5-6 रुपए यूनिट अगर आप पकड़े तो 50-60 पैसे का उसमें रिडक्शन होता है जी। लेकिन उससे बात नहीं बनेगी, उससे 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 आगे बढ़ना होगा और हमको ट्रांसमिशन के जो इश्यूज हैं वो एड्रेस करना होगा। और वो उसके लिए हमारी जो जानकारी है कि सरकार काफी गति से काम कर रही है और हमारा जैसे ही मैंडेट आ जाता है तो मैंडेट कितने % का आता है रिफाइनरीज के लिए, हम उस डायरेक्शन में बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं। या तो वो चिंता करने का विषय नहीं। बिल्कुल। अरुण जी, एक और चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि क्रूड के जब दाम बढ़ते हैं तो जाहिर तौर पर आम आदमी को एक स्ट्रेस इस बात का तो रहता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कहाँ जाएंगी। क्रूड के दाम $100 तक का तो देख ही चुका है लेवल, 99.5 तक कल टच हो गया। ऐसे में क्या ये बड़ा सरदर्द होना चाहिए आम आदमी के लिए? नहीं, इसमें 5-6 कंपोनेंट हैं। जैसा आप जानती हैं कस्टमर के जो प्राइस है, कस्टमर का जो पेट्रोल डीजल का प्राइस है उसमें 5-6 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट क्रूड का है। क्रूड मेरी समझ से और हम लोग के समझ में थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए क्योंकि ये नीचे लौटेगा, बिकॉज ये प्राइस सस्टेनेबल नहीं है अगर जियोपॉलिटिकल रीजन सुधर जाते हैं। और जियोपॉलिटिकल रीजन प्लस मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यूएस शेल ऑयल आएगा, ईरान का ऑयल आएगा, तो ये सब और डिमांड अगर वापस भी आ जाता है तो एक प्राइस तो क्रूड का प्राइस है। दूसरा पार्ट क्रैक है, मतलब जो पेट्रोल और जो क्रूड ऑयल में प्राइस डिफरेंस है पेट्रोल डीजल में, वो पार्ट है। वो भी आज के तारीख में थोड़ा अच्छे लेवल पे है, तो वो भी एक वेरिएबल है। तीसरा एक वेरिएबल है जो हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं, इंडिया और डॉलर का जो रुपी डॉलर का एक्सचेंज रेट। और चौथा टैक्सेशन और ड्यूटीज है, और पांचवा जो इंटरनल कॉस्ट है वो बहुत छोटा कंपोनेंट है। तो ये 4-5 वेरिएबल हैं। इसमें इस बास्केट में किस वेरिएबल के साथ, और अथॉरिटी अलग अलग है इसके प्ले करने वाले, तो ये डेफिनेटली थोड़ा हमको सब्र करना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि क्या होता है। मेरे ख्याल से A combination of all these will make a difference and इसलिए अभी जो प्राइस है ये ही प्राइस लाइफ लॉन्ग रहेगा या 2 साल रहेगा, ऐसा हम लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, बिल्कुल अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। तो भले ही 1 करोड़ बैरल का प्रोडक्शन रशिया के लिए करता है, लेकिन ये सिर्फ 10% है पूरे ग्लोबल रिजर्व का, ग्लोबल कंजम्पशन का। और बड़ी कंजम्पशन जो है वो मिडिल ईस्ट से आती है, वेनेजुला से आती है, ईरान से सप्लाई की बढ़ाई जाने की बात हो रही है। तो उसके बीच में सेल्फ करेक्टिंग एसेट की तौर पे भी क्रूड को देखा जाता है और इसके दाम नीचे आने के पूरे आसार है। अरुण सिंह जी, मैनेजिंग एडिटर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग एडिटर BPCL के हमसे आज बात कर रहे थे। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।